हेलो एवरीवन, आज हमें स्टार्ट करना है कोड ऑफ कंडक्ट प्रोफेशनल एथिक्स। इसका इंपॉर्टेंस आप मुझे पूछना ही मत, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिनिमम 16 मार्क्स आता ही आता है। इंस्टीट्यूट का मूड हुआ तो 16 to 20 मार्क्स के बीच में ये चैप्टर हमें पूछा जाता है। दैट इज नथिंग बट प्रोफेशनल एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एज ऑलवेज हम समझते हैं कि ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ना है। What is the need for us to understand this chapter? मतलब मैम ये चैप्टर पढ़ लूंगा, ये चैप्टर में ऐसा क्या है जो इसका वेटेज इतना ज्यादा है? समझो माय डियर फ्रेंड्स, नाउ यू बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, अब प्रैक्टिस में हो, आपको क्या करना है? द डूज एंड द डोंट्स, ये दोनों चीजें आपको बताता है हमारा इंस्टीट्यूट ICAI। मैम क्यों ये बताने की जरूरत है? समझो। से फॉर एग्जाम्पल ये एक फॉरेस्ट है और अब ये फॉरेस्ट से जा रहे हैं एंड आपको दिखता है कि आपके दो बेस्ट फ्रेंड्स मिस्टर राम एंड मिस्टर श्याम दोनों सुसाइड कर रहे हैं। मैम कैसे? जो मिस्टर राम है वो अपने आप को आग लगा रहा है, ये जो मिस्टर श्याम है वो जिस बाजू में नदी है उधर वहां जाकर के जंप करने की कोशिश कर रहा है, सुसाइड करने हैं दोनों। अब आप वहां पे जा रहे हो, आप क्या करोगे? दोनों आपके बेस्ट फ्रेंड है, राम भी एंड श्याम भी। आप क्या करोगे? किसको बचाओगे? राम को पहले बचाओगे या श्याम को? राम को बचाने गए तो श्याम मर जाएगा, श्याम को बचाने गए तो राम मर जाएगा। क्या करोगे? जल्दी जल्दी फटाफट क्या करोगे? मैम दोनों को मरने तो मैं चला जाऊंगा। ये जिसका आंसर है गलत हो रहा है, आपको भगवान देख रहा है। नाउ समझो ये सिचुएशन क्या थी माय डियर फ्रेंड्स। ये जो सिचुएशन हमने बताई, दिस सिचुएशन वाज नथिंग बट डायलेमा। दैट मींस आई एम अंडर कंफ्यूजन, मुझे करना क्या है? दैट मींस आई एम लिटरली कंफ्यूज्ड कि मुझे करना क्या है। बट अगर आपको पता होता कि ये जो पार्टी है इसको मैं नहीं जानता, मुझे पता है मुझे इसको बचाना है, तो आप ये ही बचाते, आपको क्वेश्चन नहीं आता कि करना क्या है। क्वेश्चन कब आया? जब दोनों साइड पे आपको ऐसा लग रहा है हाँ यार ये कर लेते, हाँ ये कर लेते, हाँ ठीक है चलेगा, ऐसा होना चाहिए। नाउ दैट इज नोन एज डायलेमा। ये नॉर्मल सिचुएशन में डायलेमा आता है, तो प्रोफेशनल डायलेमा भी तो आता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनल डायलेमा? प्रोफेशनल डायलेमा इज वन जहां पे आपके हाथ लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, कोड इन सब में बंधे हो, एंड द अदर फैक्ट इज वेयर यू वांट टू अर्न मनी। जहां पे आपको पैसा कमाना है, तो ये दोनों चीज एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। इफ एट ऑल यू वांट टू इंक्रीज द वेल्थ, इफ यू वांट टू हैव मनी, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अर्निंग्स, आप कर जाते हो ऐसी भूल, गलती से मिस्टेक। नाउ ये गलती से मिस्टेक ना हो, इसके लिए हमारा ICAI कहता है कि सर जस्ट अंडरस्टैंड वी हैव अ कोड ऑफ कंडक्ट। सिंस यू आर अ रेप्यूटेड पर्सनालिटी, आज सोसाइटी में आज आपको लोग मानते क्या? चार्टर्ड अकाउंटेंट। दैट डिग्निटी इज टू बी मेंटेन्ड। वो डिग्निटी, रेप्यूट वो खत्म ना हो, खराब ना हो, इसके लिए हमारा इंस्टीट्यूट क्या कहता है? हमारा इंस्टीट्यूट कहता है कि रुको मैं देता हूं आपको डूज एंड डोंट्स। समझ में आ? पक्का? एकदम श्योर? ओके। नाउ ये जो डूज एंड डोंट्स है, ये डूज एंड डोंट्स आपको डायरेक्टली नहीं पढ़ना। इसके पहले हम पढ़ने वाले हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। मैम एक्ट पढ़ने वाले? हाँ। यहाँ पे इन द बिगनिंग थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, तो इन टोटल हमको पढ़ना क्या है? ये थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जो हमें पढ़ना है। देन वील बी हैविंग सम काइंड ऑफ शेड्यूल्स, पार्ट्स एंड क्लॉजेस जो हमें पढ़ना है। देन डायरेक्टली हम पढ़ने जाएंगे कि ये सब होने के बाद एक डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म होता है। ये डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म एक जमाने में लोग पढ़ते नहीं थे, बट सीरियसली पीपल दिस इज रेलेवेंट। लास्ट एग्जामिनेशन मई 2018 वाले एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है। So what three things we have to study in this chapter? First is we have to understand few of the sections. Then we'll have to understand the clauses. And then thirdly we have to understand the disciplinary mechanism. कि अगर मिसकंडक्ट हुआ है या फिर अगर कोई गलती हुई है तो क्या, कौन एक्शन लेगा, कैसे एक्शन लेगा, कितनी पेनल्टीज है, एक्सेट्रा। समझ में आ रहा है? पक्का? एकदम श्योर? तो शुरू किया जाए। ओके चलिए। When we talk about Chartered Accountants Act, अभी ये जो CA Act है, CA Act में there are few
इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है। देखो सेक्शंस तो बहुत है, वी आर कवरिंग दोज विच आर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, तो स्टार्टिंग विथ सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 टॉक्स अबाउट के मेंबर। सेक्शन नंबर 2 टॉक्स अबाउट के मेंबर कौन होता है। मेंबर कौन होता है? मेंबर वो होता है जिनके मेंबर्स रजिस्टर में नाम आ जाए। मेंबर इज दैट पर्सनालिटी जिसका सीए मेंबर रजिस्टर, ये है हमारे सीए मेंबर का रजिस्टर, ये रजिस्टर में नाम आ जाए तो आप बन जाते हो ICAI के मेंबर। समझे? अब क्वेश्चन उठता है कि मैम ये मेंबर में नाम कैसे आए? कोई भी टॉम डिक एंड हैरी का नाम आ सकता है क्या? एब्सोल्युटली नहीं, तुम ज्यादा जानते हो मैम, इतनी पढ़ाई करने के बाद नाम आता है ना। ये नाम ये हमें बताया किसने? सेक्शन 2 ने। अब नाम कैसे आए ये हमें बताता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या कहता है कि यू हैव कंप्लीटेड ऑल योर स्टडीज, मतलब CACPT IPCC फाइनल कंप्लीट होने के बाद तुम्हारे जो सारे ट्रेनिंग है, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, ITT ट्रेनिंग, GMCS एक्सेट्रा, ये सब कंप्लीट करने के बाद आपको रजिस्टर में नाम इंट्रोड्यूस करने का अधिकार दिया जाता है। समझ में? पक्का? एकदम श्योर? तो सेक्शन 2 क्या था? हु कैन बिकम अ मेंबर। सेक्शन 4 क्या था? हाउ कैन बिकम अ मेंबर। मैम सेक्शन 3 रह गया। सेक्शन 3 इज अ हैप्पी बर्थडे सेक्शन, आई कैन से। हैप्पी बर्थडे, या। सेक्शन 3 इज इंट्रोडक्शन, मींस इट इज ICAI की स्थापना वाला सेक्शन। इट इज अ सेक्शन अंडर व्हिच ICAI वाज लॉन्च्ड, ठीक है। द इंस्टीट्यूट वाज लॉन्च्ड अंडर CA एक्ट, ठीक है। तो हमने 3 सेक्शन पढ़े। 2 वाज मेंबर, 3 was ICAI and 4 is how a person can become a member। आगे बढ़ते हैं 5। सेक्शन 5 मुझे क्या कहता है? सेक्शन 5 मुझे कहता है रिगार्डिंग फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट। नाउ हु इज अ फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट? एब्सोल्युटली सुना होगा आपने, एसोसिएट एंड फेलो। वेयर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, से फॉर एग्जांपल आप एक सीए हो, ये हो आप ना, आज आप सीए बन गए 2018 में। Now currently you are just associate chartered accountant। 5 साल सीए बनने के बीत गए, 2018 से 5 साल 2023 में। Now 2023 will be that year जहाँ पे आप कहोगे कि मैं एक फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैम क्यों अलग अलग कर रहे हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है ना, एसोसिएट, फेलो ये सब करने की क्या जरूरत है? जरूरत है, बिकॉज फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स actually suggests that you are experienced chartered accountant। आपको 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। समझ में आ रहा है? मैम याद कैसे रखें? F stands for 5, F stands for fellow। एंड इसमें इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि एसोसिएट 5 साल के बाद बनता है फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट। समझ में आ रहा है? तो इफ टुडे यू आर अ एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट, आफ्टर 5 years you will become फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट। समझ में आया? पक्का? एकदम श्योर? आगे बढ़ू मैं? ओके। सेक्शन 5 के बाद आता है हमारा सेक्शन 6। सेक्शन 6 टॉक्स अबाउट COP। व्हाट इज COP? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। एब्सोल्युटली। नाउ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इज दैट वेयर यू वांट टू गो इन प्रैक्टिस, यू डोंट वांट टू एम्प्लॉई समवेयर। मीन्स अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको ये COP लेना जरूरी। अगर आपने ये COP नहीं लिया, आपको कोई अधिकार नहीं कि आप प्रैक्टिस करो। समझ में आ रहा है? पक्का? एकदम श्योर? केस स्टडी। ओके, ये हमारे होनहार, बुद्धिमान, शक्तिमान अंकित जी। Now he is a chartered accountant. He is a chartered accountant। अंकित जी ने काम करना स्टार्ट किया, मीन्स अंकित जी ने COP नहीं लिया, अंकित जी जॉब कर रहे हैं, ठीक है। चर्च गेट, अंधेरी वगैरह ऑफिस है मुंबई में, तो अंकित जी वहां जाकर के जॉब कर रहे हैं। अब जॉब करने में हुआ ये कि अंकित जी के जो एम्प्लॉयर है ना, एम्प्लॉयर ने अंकित जी को बोला कि अंकित आप जा करके इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने मुझे रिप्रेजेंट करके आओ ना। अब क्वेश्चन ये उठता है, अंकित जी के पास COP नहीं है, can he go and represent his employer in front of income tax authority? सोच के बताओ जल्दी। जा सकते हैं? नहीं जा सकते? जल्दी जा सकते हैं? नहीं जा सकते? नहीं
having COP, but this is a part of your employment. तो अब यहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूशन क्या कहता है? हमारा इंस्टीट्यूट कहता है कि सर, अगर आपके पास COP नहीं है, still you can represent your employer. But question again, twist. अब अंकित जी जो ऑफिस में काम कर रहा है ना, उसके एम्प्लॉयर को तो रिप्रेजेंटेशन करने बोला, अंकित जी के कलीग्स है, अंकित जी के कलीग्स है, मींस अंकित जी शायद कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी है, फिर सॉफ्टवेयर कंपनी है, वहां पे चीफ अकाउंटेंट है, इंटरनल ऑडिटर. अब इन सारे एम्प्लॉइज ने अंकित जी को बोला, अंकित जी हमको भी जा करके टैक्स अथॉरिटी के सामने रिप्रेजेंट करके आओ ना. अब क्वेश्चन इज, क्या अंकित is eligible to represent his colleagues in front of income tax officer? Yes or no? He is not having COP. COP नहीं है. अब बताओ, कर सकते हैं नहीं कर सकते? जल्दी फटाफट. अंकित जी कर सकते हैं? No, he cannot. Why he cannot? People understand. He is employee of his employer. इनके लिए वो employee employer relation में नहीं है. If at all he wants to represent his colleagues, friends, relatives, he'll have to get COP. समझ में आ रहा है? पक्का? एकदम श्योर? आगे बढ़ूं मैं? Okay. Now, next important point under COP is that कि अगर आपको इंडिया में काम करना है तो COP तो चाहिए ही चाहिए. इंडिया में काम करना है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कौन देगा? इंस्टीट्यूट देगा. सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए. बट मैम मुझे इंडिया में काम नहीं करना, मुझे फॉरेन कंट्री में काम करना है, तो क्या मुझे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए? सोचो. मुझे इंडिया में काम करना है तो मुझे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए, बट मुझे इंडिया में काम ही नहीं करना, तो क्या मुझे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए? सोचो जल्दी. आंसर इज यस. If at all you want to practice in India or outside India, you need to have certificate of practice. समझ में आ रहा? पक्का? एकदम? आगे बढ़ूं मैं? ओके. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस में है वो है कि ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हमारा इंस्टीट्यूट एज पर द काउंसिल्स डिस्क्रिशन वापस भी ले सकता है. क्यों मैम वापस ले लेगा ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस? इतनी मेहनत से कमाया हमने, पढ़ाई की, सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया, क्यों वापस ले लेगा? ले सकता है. इफ एट ऑल यू हैव नॉट पेड मेंबरशिप फीस, ये प्रोविजंस मतलब अगर आपने मेंबरशिप फीस नहीं पे की, इंस्टीट्यूट ये डिसीजन ले सकता है कि आप आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हमें दे दो. एंड दिस सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस विल बी गिवन टू बैक जब भी आप वो पेमेंट कर दो. समझ में आया? या फिर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कैन बी कैंसल्ड इफ एट ऑल यू हैव डन मिसकंडक्ट. हम पढ़ने वाले हैं शेड्यूल 1, शेड्यूल 2. तो शेड्यूल 2 के मिसकंडक्ट अगर आपने किए हुए हैं तो हियर यू हैव अ हायर लेवल ऑफ पेनल्टी. आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी कैंसिल किया जा सकता है. समझ में आया? पक्का? एकदम श्योर? ओके. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. दिस वाज व्हिच सेक्शन? सेक्शन नंबर 6. आगे बढ़ते हैं विथ सेक्शन नंबर 7. Section number 7 talks about designation. Ma'am, designation means what? CA? हाँ. Now you being chartered accountant, you can have those superior means those सुनहरे alphabets before your name. Now the question is कि मैम अगर हम नाम लिख रहे हैं CA ABCD, तो ये CA सिर्फ member who is in practice ये लगा सकते हैं या मेंबर हु इज इन एम्प्लॉयमेंट ये भी लगा सकते हो? सोचो. दोनों लगा सकते हैं या सिर्फ एक ही जन लगा सकते हैं? जिसके COP है वो लगा सकता है. जल्दी बताओ. दोनों लगाए? एब्सोल्युटली करेक्ट. गुड वन. नाउ व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दिस अल्फाबेट, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दिस डेजिग्नेशन, ये दो CA कैन बी यूज्ड बाय द पर्सन हु इज इन एम्प्लॉयमेंट और वेदर ही इज इन प्रोफेशन. समझ में आया? पक्का? आगे बढ़ो ना. ओके. Now the next question is कि ये जो personality है, he is having multiple degrees in his hand. He is a CA, he is a CS, he is LLB, he has done MCom, he has done MBA, he has done multiple things. He is also studying PhD, he is doing his doctorate. Now ये सब कुछ किया हुआ है. अब क्वेश्चन ये उठता है कि
आपके नाम के आगे, मतलब ये जो सर है इनके नाम के आगे कैसे लिखेंगे? CA, CS, LLB, MBA, डॉक्टर, सो एंड सो, XYZ, ऐसा लिखेंगे? अलाउड है या नहीं? आंसर इज अलाउड नहीं है. Whenever you are designating yourself as a chartered accountant, it should be only chartered accountant, nothing more than that. But मैम मेहनत करके दूसरी डिग्रीज कमाई है, लिखो नीचे ब्रैकेट में, बट नॉट फुल फॉर्म, सिर्फ वर्ड्स. आप ऐसा डेजिग्नेशन नहीं दे सकते कि मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं, नहीं, आप सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट हो. कंपनी सेक्रेटरी आपको डिनोट करना है तो नीचे ब्रैकेट में CS लिखने का. यू कैन नॉट डेजिग्नेट योरसेल्फ एज एडवोकेट. इफ लिखना है तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे? LLB. समझ में आ रहा है? पक्का? एकदम श्योर? तो यहाँ पे सेक्शन 7 मुझे डेजिग्नेशन के बारे में बताता है. वो कहता है कि मैम once you are a member of institute, you cannot designate yourself as a person of some other profession. अगर आपको आपकी डिग्रीज बतानी है, पोर्ट्रे करनी है, आपके नाम के नीचे you can write as alphabets only and not as designation. Designation मतलब क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटेंट लिख दिया नहीं चलेगा, कंपनी सेक्रेटरी लिख दिया नहीं चलेगा, एडवोकेट लिख दिया नहीं चलेगा. क्या लिख सकते हैं? CS लिखो, CMA लिखो, LLB लिखो, ये चलेगा. ठीक है. अब यहाँ पे एक ट्विस्ट. Whenever it talks about doctorate, PhD, अब ये only this degree is allowed to be written with CA. आप ये लिख सकते हो डॉक्टर CA XYZ पर्सन. समझ में आ रहा है? अपार्ट फ्रॉम दैट आप कोई और डिग्री आपके CA के आगे नहीं यूज कर सकते. समझ में आ रहा है? पक्का? आगे बढ़ूं मैं? ओके ना, आगे बढ़ते हैं विद, एक बार रिवाइज करा दो मैंने क्या क्या पढ़ लिया. मैंने सेक्शन 2 मेंबर, सेक्शन 3 इंस्टीट्यूट की स्थापना, सेक्शन 4 मेंबर कैसे बना जाए एग्जाम के बाद, सेक्शन 5 F स्टैंड्स फॉर फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट, सेक्शन 6 talks about COP, section 7 talks about designation, section 8 अब हमें बात करनी है, section 8 हमें बात करनी है डिस्क्वालिफिकेशन की. नाउ समझो, हमने हर जगह पे पढ़ा है. हमने ऑडिटर में पढ़ा क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन. हाँ, हमने ऑडिटर में कौन सा सेक्शन नंबर था क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन का? जल्दी बताओ. अगर ये सेक्शन गलत गया ना तो आपको भगवान दिखे. Qualification disqualification of an auditor, section number 141. Yeah, 141 subsection 1, 2 was qualification, 3 was disqualification. Okay. And then हमने पढ़ा है qualification disqualification of an director. लॉ में हमने पढ़ा डायरेक्टर का क्वालिफिकेशन, डायरेक्टर का डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह, ये भी पढ़ा हमने. यस मैम, एब्सोल्युटली ये भी पढ़ा हमने. 164 वगैरह पढ़ना. नाउ अब हम बात करते हैं कि मैम क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट डिस्क्वालीफाई हो सकता है? सोचो, क्या कोई मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट डिस्क्वालीफाई हो सकता है? हाँ या नहीं? एब्सोल्युटली, इंसान है यार, वो भी हो सकता है. नाउ व्हाट दे हैव गिवन मी सम केसेस वेयर इन द पर्सन मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट विल बी डिस्क्वालीफाइड. समझ में आया? पक्का? हाउ मैम, कैसे वो बंदा डिस्क्वालीफाई हो सकता है? समझो ना, ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट वाली बात. इफ द पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर वो अनसाउंड माइंड का हो गया, कब होगा अनसाउंड माइंड का? से फॉर एग्जांपल कि कुछ ऐसी बड़ी सी खुशी आ गई, वो खुशी के मारे पागल हो गया इंसान, डिस्क्वालीफाइड. यहाँ पे देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड. व्हेन द पर्सन इज इंसॉल्वेंट, यहाँ पे भी दो बातें हैं, डिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट और अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट. अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है ये डिस्क्वालीफाइड, बट डिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है वो तब तक डिस्क्वालीफाइड है जब तक उन्होंने कोर्ट के पास से सर्टिफिकेट नहीं ले लिया. मैम कौन सा सर्टिफिकेट? ये सर्टिफिकेट कि ये जो भी हुआ वो मेरी बदनसीबी के कारण. मीन्स आफ्टर इंसॉल्वेंसी you'll have to go to the court and ask for a certificate stating that all these things was because of misfortune. There was no misconduct on my part. मेरी गलती के कारण मैं इंसॉल्वेंट कंगाल नहीं हुआ. ये मेरी बदनसीबी थी कि मेरा ट्रेड में नुकसान हो गया, मेरे को फाइनेंशियल लॉसेस हो गया,
भूकंप आ गया, ये मेरी बदनसीबी थी, इसके कारण इंसॉल्वेंट हुआ हूँ. If you have taken that certificate, you become qualified. If you have not taken that certificate, you are still unqualified, disqualified. समझ में आता है? तो ये था इंसॉल्वेंसी का केस. सेम goes for unsound mind वाला केस. अनसाउंड माइंड में भी दो बातें हैं. What does that say? यहाँ पे the person should be adjudged unsound. What do you mean by adjudicated unsound? यहाँ पे कोई डॉक्टर ने या फिर कोर्ट ने ये माना है कि हाँ, the person is of unsound mind. The person is of unsound mind. समझ रहे हैं? मैम क्यों ऐसे रिक्वायरमेंट मांगी हो? देखने से पता चलता है, मतलब अगर कोई इंसान पागल है तो इंसान को देखने से हमें पता चलता है कि ये इंसान पागल है, हाँ या नहीं? बट स्टिल व्हेन इट कम्स टू द वर्ड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यहाँ पे इंस्टीट्यूट कोई रिस्क लेना नहीं चाहता. इंस्टीट्यूट मुझे क्या कहता है? इंस्टीट्यूट मुझे कहता है कि इफ द पर्सन इज अनसाउंड, अगर है, स्टिल यू विल हैव टू टेक दैट सर्टिफिकेट. यहाँ पे वर्ड और नहीं है, यहाँ पे वर्ड है एंड ही शुड टेक दैट सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन कि हाँ, ये इंसान इज ऑफ अनसाउंड. समझ में आता है आपको? पक्का? एकदम श्योर? तो ये सब ऐसी वाली बात है कि अनसाउंड माइंड है, इंसॉल्वेंट है. अगर यू आर चार्ज विद एनी मॉरल टर्पिड्यूड, आपने कोई ऐसे ऑफेंस किए हैं, आपने कोई ऐसे गुनाह किए हैं. ऑफेंस मीन्स व्हाट? इफ यू आर फाउंड गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिड्यूड, now this is a circumstance where court can say कि you are not eligible, you are disqualified. समझ में? पक्का? एकदम श्योर? आगे बढ़ूं मैं? This was all about the introductory sections. ये सब हम जाकर के बुक में से भी पढ़ने वाले हैं, चिंता नहीं. Now this was all about introductory sections कि कैसे होता है, क्या होता है. मेंबर से रिलेटेड भी हम पढ़ने वाले, कंसल्टेंसी सर्विसेज क्या होती है एंड स्टफ. मेंबर इन प्रैक्टिस कौन होता है, डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस कौन होता है, ये सब पढ़ने वाले. नाउ एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 27. दैट इज सेक्शन नंबर 27. अब केस कुछ ऐसा है कि सेक्शन नंबर 27 टॉक्स अबाउट ब्रांचेस, इट टॉक्स अबाउट डिफरेंट ऑफिसेस. अब एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे अंकित जी. ना अंकित जी, मैंने आपको कहा था पहले वो एकदम पहाड़ी एरिया में रहते थे ना. हुआ क्या? अंकित जी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ना, ही इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. अब अंकित जी का ना दिन दुगनी रात चौगनी इतनी तरक्की हो रही. अंकित जी ने क्या किया? उसे ब्रांचेस फैलाना स्टार्ट किया. अंकित जी एक, अंकित जी एक. अंकित जी को क्या लगा कि देखो मैं तो शक्तिमान, तो अंकित जी यहाँ पे ये बिजनेस में भी काम कर रहे, ये बिजनेस में भी काम कर रहे, ये बिजनेस में भी काम कर रहे, ये बिजनेस में भी काम कर रहे. इतनी सारी जगह पे अंकित जी के हाथ पैर फैले हुए. अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये सारी जो ब्रांचेस है, ब्रांचेस A, B, C, D, E, F, ये सारी जो ब्रांचेस है उसमें अंकित जी अकेले प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट भागा दौड़ी कर रहे हैं. क्या ये ऐसा चलेगा या नहीं चलेगा? सोचो और बताओ. देखो अंकित जी के कैलिबर पे कोई डाउट नहीं है, ही कैन मैनेज, बहुत ही होशियार है. आप मिलोगे आपको भी लगेगा ना. इनके कैलिबर पे मुझे कोई डाउट नहीं है, बट स्टिल मुझे इतना जानना है, कैन अ सिंगल पर्सन बीइंग अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन हैंडल ऑल द 6 ब्रांचेस? सोचो, जल्दी बताओ. कर सकते हैं मैम, सीए है, कोई डाउट नहीं है. बोलो जल्दी, कर सकते हैं नहीं कर सकते? द आंसर इज नो, नहीं कर सकते. नाउ व्हाट डज दिस सेक्शन सेज? दिस सेक्शन सेज कि मैम अगर आपके ब्रांचेस है तो आपको एक सेपरेट चार्ज रखना पड़ेगा वहां पे. मींस अ सेपरेट पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ ऑल द अथॉरिटीज इन दैट ब्रांच. He should also be a practicing chartered accountant. You cannot say कि मैं अकेला ये सारे ब्रांचेस में काम कर लूंगा. Why? आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क कॉम्प्रोमाइज होगा. समझ में आ रहा है? पक्का? एकदम श्योर? तो मैम मैं करूँ क्या? इन सब जगह पे प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट सेपरेट इंचार्ज रखूं? हाँ जी, रखना ही पड़ेगा. बट देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस. व्हाट डज एक्सेप्शन सेज? एक्सेप्शन नंबर 1, इट सेज if the branch office is in same premises, means अभी जो हमारी ऑफिस है
वही बिल्डिंग के सेकेंड फ्लोर पे दूसरी ब्रांच ओपन की है, तो यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे सोल पर्सन कैन बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। पॉइंट नंबर 2, वो कहता है कि इफ द ब्रांच ऑफिस इज इन द सेम सिटी, इफ द ब्रांच ऑफिस इज इन द सेम सिटी, तो भी चलेगा, कोई टेंशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पॉइंट नंबर 3, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 3 मुझे क्या कहता है, इफ द सेकेंड ऑफिस, द ब्रांच ऑफिस is within 50 kilometers, is within 50 kilometers from the municipal limits, from the municipal limits of the current city, फिर भी चलेगा। That means in that circumstance you need not appoint some other practicing chartered accountant, you alone can become in charge of all the branches। समझ में आया? Please repeat. If the branch office is in the same premises, if it is in the same city, else it is within 50 kilometers from, ये important है, 50 kilometers कहाँ से? From the municipal limits। अब समझो, ये हमारा सिटी है, से फॉर एग्जाम्पल ये हसल बसल ये हमारा सिटी है, सिटी के 50 किलोमीटर का एक रडार, मतलब सिटी के म्यूनिसिपल लिमिट समझते हैं, म्यूनिसिपल लिमिट्स, मतलब ये हसल बसल ये हमारा सिटी, उसका ये म्यूनिसिपल लिमिट्स, उसका ये म्यूनिसिपल लिमिट्स, यहाँ से 50 किलोमीटर, म्यूनिसिपल लिमिट से 50 किलोमीटर, मेन हेड ऑफिस से 50 किलोमीटर काउंट नहीं करना है। 50 किलोमीटर कहाँ से काउंट करना है? फ्रॉम द म्यूनिसिपल लिमिट्स ऑफ द सिटी। समझ में आ रहा है? तो वहां कहीं अगर आपका ब्रांच ऑफिस है तो दूसरे सीए को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है ये क्वेश्चन, नवंबर 15 में भी आया गया था, मई 12 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन ऑन सेक्शन 27। समझ में आ रहा है आपको? पक्का? मैं आगे बढ़ूं? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मुझे कहना है, छोटी छोटी सी बातें थोड़ी सी डिस्कस करनी है। टॉकिंग अबाउट व्हेनेवर आई से कि यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि मैम मुझे भी पैसे कमाने, मैं कितनी ऑडिट्स हाथ में लूं? देयर शुड बी सम काइंड ऑफ लिमिट, मैं कितनी ऑडिट्स हाथ में लूं? तो समझो माय डियर फ्रेंड्स, नाउ दिस ऑडिट, आप कितनी ऑडिट कर सकते हो, दिस इज डिफरेंट इन डिफरेंट सिनेरियोस। समझो, नाउ करंटली आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैट्यूटरी ऑडिट, तो ये स्टैट्यूटरी ऑडिट की लिमिट्स दी है एक कंपनीज एक्ट में एंड दूसरा एज पर गाइडलाइंस ऑफ सीए। As per Companies Act, they have given me the requirement of 20 companies. उन्होंने मुझे क्या बोल के रखा है कि ये जो कंपनी है, कितना मैक्सिमम सीलिंग लिमिट कितना है? मैम मैक्सिमम 20 कंपनी का ऑडिट आप कर सकते हो, मैक्सिमम 20 कंपनी का ऑडिट आप कर सकते हो, एक्सक्लूडिंग स्लीपिंग कंपनी मींस गवर्नमेंट कंपनी, एक्सक्लूडिंग स्मॉल कंपनी, एक्सक्लूडिंग 1% कंपनी एंड private company having paid up share capital of less than 100 CR। तो क्या हो गया? 20 companies excluding this 4, 20 companies excluding this 4। इतना समझो? पक्का? एकदम श्योर ना? बट मैम सीए में भी यही है क्या एक्ट में? नहीं, द गाइडलाइन सेज कि मैक्सिमम 30 कंपनी का ऑडिट आप कर सकते हो, मैक्सिमम 30 कंपनी का ऑडिट आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन इज मैम इधर 20 इधर 30 करे तो करे क्या? करना है 20, बट ये जो 4 एक्सेप्शन है ना, ऐसी 4 एक्सेप्शन 10 कंपनी का ऑडिट आप कर सकते हो ना। यहाँ पे दोनों प्रोविजन सेटिस्फाई होगा। सीए एक्ट क्या कहता है? मैम 30 कंपनी का ऑडिट करो। कंपनीज एक्ट क्या कहता है? मैम 20 कंपनी का ऑडिट करो अपार्ट फ्रॉम दिस 4। तो सिंपल, 20 कंपनी का ऑडिट करने का, ये एक्सेप्शन में से 10 कंपनी का ऑडिट करेगा, दिस विल बी 30। समझ में आता है? पक्का? और टैक्स ऑडिट के टाइम पे मतलब कितने टैक्स ऑडिट ले सकते हैं ये तो मैंने वहीं पे बताया था। समझ में आ रहा है? अंडर फिस्कल ऑडिट समझ में आया? पक्का? एकदम श्योर? ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना। समझो, व्हाट इज आवर फ्लो? दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्टरी सेक्शंस जो मैं आपको कह रही थी। अब हमें स्टार्ट करना है विद शेड्यूल्स कि मैम मिसकंडक्ट, कंडक्ट